वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज सबसे पहला चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ के बारे में। एनपीओ में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, फिर छोटे-छोटे और सब टॉपिक्स हैं, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट एंड ऑल। लेकिन आज जो हम एरिया कवर कर रहे हैं वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये आप कह सकते हो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनपीओ, जो कि थोड़ा-सा दिक्कत क्रिएट कर देता है बच्चों के माइंड में, खासकर जब एग्ज़ाम में वो चीज़ आता है तो कहीं न कहीं थोड़ा स्लाइट कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये छोटा-सा 2-3 पार्ट का ये वीडियो बन रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड पार्ट में लेवल 2 के फाइनल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करेंगे। इन तीनों पार्ट्स को कवर करने के बाद आप इसमें इतना परफेक्ट हो जाओगे कि जो क्वेश्चन्स आपके सामने आएगा, आप उनको रीड कर सकते हो, उनको समझ सकते हो किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके, एनपीओ जैसा अभी हमने डिस्कस करा है, एनपीओ का हम फर्स्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखने वाले हैं और इसका पार्ट 1। पहले थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है एनपीओ? जिन लोगों को थोड़ा-सा रिकॉल करना हो वो यहाँ से देख सकते हैं। एनपीओ वैसे ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं जिनका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं होता है, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका कुछ भी हो सकता है, मेनली ये आपका सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो यूएसए में है, जो कि खासकर आपके अंडर प्रिविलेज्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है। अजीम प्रेमजी ये इंडिया में ही है और ये एजुकेशनल फाउंडेशन है। जिन जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं, उन जिनके पास फाइनेंस का थोड़ा-सा इश्यूज़ होता है, उनको ये सपोर्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आपको क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद अगर सीए बनने की चाह हो, तो आप सीपीटी दोगे, आईपीसीसी दोगे, फाइनल दोगे। तो ये सीए इंस्टीट्यूट ही आपका कह सकते हो होल एंड सोल है, क्योंकि आप इसी के थ्रू पास होकर के फाइनली आप चार्टर्ड बन सकते हो। एनपीओ को अगर ग्रांट मिलता है, एनपीओ को बेसिकली मिलते 2 चीज़ें हैं। एक तो डोनेशन मिलेगा, एक ग्रांट मिलेगा। ग्रांट फर्दर 2 पार्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो होता है स्पेसिफिक, दूसरा होता है जनरल। स्पेसिफिक कहने का मतलब कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और उसके साथ एक शर्त लगाता हूँ कि मैं जो आपको 1 लाख दे रहा हूँ, उस 1 लाख से आप बिल्डिंग बनाओगे, कंप्यूटर लैब बनाओगे या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी एक मैं आपको शर्त लगा रहा हूँ अपने उस पैसे के साथ, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर जनरल का मतलब क्या हुआ? जनरल फंड का मतलब हुआ कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए और फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पसंद है और इस 1 लाख को आप जिस तरह चाहो उस तरह आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्रांट ये 2 तरह का होगा, एक स्पेसिफिक, एक जनरल। एनपीओ में हम 2 पार्ट कवर करेंगे, एक तो होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो मैंने आपको बोला कि अगर ग्रांट रिसीव कर रहे हैं तो हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही फॉलो करनी होगी। और दूसरा होता है जो सबको पता है, एनपीओ के 3 पार्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपना स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक 3 जर्नल एंट्रीज़ हैं। ये आप अभी ये चीज़ मत सोच कर चलना कि हाँ, हम कुछ ग्रांट से रिलेटेड या फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अभी आप बस सिंपल मेरे कुछ क्वेश्चन्स हैं, उनके जवाब आप साथ-साथ में देते जाना। अगर आपको पैसा रिसीव होता है, तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो? मान लो आपको ए से पैसा रिसीव हो रहा है, फ्रॉम ए, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अगर आप उसको पैसा वापस करोगे तो क्या एंट्री करोगे? ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और तीसरा, ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये आपका एक तरह से कह सकते हो बैलेंस शीट में हम किस तरह से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम थोड़ा-सा बात करके चलेंगे। तो अब अपने पुराने 11th के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर ग्रांट मिल रहा है विथ स्पेसिफिक कंडीशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड एग्जांपल के तौर पे, या इन जनरल अगर बात करें तो एसेट फंड।
अगर पैसा मिलेगा तो ये एंट्री पास होगी। दूसरा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ और उस पैसे से आपको बिल्डिंग बनाना है, तो वो शर्त जो मैं लगा रहा हूँ उसके बाद आप बिल्डिंग बनाओगे। तो जैसे ही बिल्डिंग बनाओगे तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना होगा, खुद से थोड़ा ही कर रहे होगे, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे, तो बिल्डिंग टू बैंक। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बात आती है कि जो मैंने यहाँ पे फंड क्रिएट करा था, एक तरह से जो अपनी लायबिलिटी मैंने क्रिएट करी थी, मैं उसको यहाँ पे आकर के रिलीज़ कर देता हूँ। ये कैसे हम करते हैं? ये एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं। एग्ज़ाम्पल अपना क्या कहता है? एक एनपीओ है, उसे 5 लाख का ग्रांट मिलता है फॉर परचेज़ ऑफ इक्विपमेंट और 2 लाख का ग्रांट मिलता है फॉर परचेज़ ऑफ फर्नीचर। एक एनपीओ है, जिसे 5 लाख का ग्रांट मिलता है इक्विपमेंट के लिए, 2 लाख का ग्रांट मिलता है फॉर फर्नीचर के लिए। वो एनपीओ क्या करती है कि 4 लाख का इक्विपमेंट तो खरीद लेती है और 1,80,000 का ही फर्नीचर खरीदती है। तो अब हमें इस जो कंडीशन दिया हुआ है उसे जर्नलाइज़ करना है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ 2 लाइन का है तो सबको समझ में आ गया होगा और बहुत बेसिक सा है। तो यहाँ पे जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में करा था अपना काम, जो जर्नल एंट्री हमने समझी थी, उसको बस यहाँ पे हम रेप्लिकेट करेंगे, साथ में कुछ फिगर्स डाल देंगे, ठीक है? सबसे पहली एंट्री क्या आ जाएगी? हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल। किस लिए पैसा आ रहा है? इक्विपमेंट फंड और दूसरा फर्नीचर फंड। कितना-कितना पैसा आ रहा है? 5 लाख, 2 लाख, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 7 लाख, सिंपल। नरेशन क्या डाल देंगे? बीइंग अमाउंट या ग्रांट रिसीव्ड, ठीक है? पहली एंट्री हो गई, सिंपल। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। अब उसमें कह रहा था कि 5 लाख का जो एसेट है, 5 लाख का जो एसेट परचेज़ करने के लिए हमें इक्विपमेंट परचेज़ करने के लिए कहा गया था, उसमें से हमने 4 लाख का ही परचेज़ करा है और जो 2 लाख का कह रहा था, उसमें हमने 1 लाख का ही परचेज़ करा है। तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमें जो पैसा मिला था, उसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया। कितना-कितना का यूटिलाइज़ करा है? 4 लैक्स का इक्विपमेंट, 1,80,000 का फर्नीचर, ये टोटल कितना हो जाएगा? 5,80,000। आप डायरेक्टली लिख सकते हो बीइंग एसेट्स परचेज़्ड या इन एसेट्स का आप नाम भी मेंशन कर सकते हो एज़ यू विश, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड पार्ट, जो मैं थर्ड पार्ट आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो अपना थर्ड पार्ट है ये, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि ए ने बी को पैसे दिए, पैसे के साथ-साथ एक शर्त भी लगाई कि भाई मेरे पैसे इसी चीज़ के लिए यूज़ होगा। तो जब पैसे शर्त लगा कर के दिए जा रहे हैं, तो ये फ्री होल्ड तो हुआ नहीं, हम उस पैसे का कुछ भी यूज़ तो कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन में बी की एक लायबिलिटी बन जाती है कि भाई जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं ए से, उसको उसी चीज़ के लिए लगाना है जिस चीज़ के लिए ए ने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे ही वो लायबिलिटी हम म कंप्लीट कर देते हैं एक तरह से, या जो भी हमारी कंडीशंस है उसको हम फुलफिल कर देते हैं, तो जो हमारी लायबिलिटी थी, वो फ्री हो जाती है, ठीक है? हमने इसको पहले क्रेडिट किया हुआ था, हमने लायबिलिटी बना लिया था। अब उस लायबिलिटी को अगर हम डेबिट कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये जो कंडीशंस हैं, ये आपको समझ आ रही होगी कि अगर आप कोई चीज़ क्रेडिट करके एक लायबिलिटी जनरेट करते हो, तो डेबिट करके आप उसको क्लियर भी कर सकते हो। डबल एंट्री जो हमने 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, यहाँ पे हमने उसको फ्री कर दिया।
फ्री कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने इसको डेबिट करा, साथ में कैपिटल फंड, कॉर्पस, यहाँ एक और चीज़ होता है जनरल फंड। किसी भी फंड में आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिर उस पैसे को आप जिस तरह से चाहो उस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है। हमने इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया, हमने फर्नीचर परचेज़ कर लिया, तो हमारे इन टोटल कितना पैसा फ्री हो गया? बिल्डिंग फंड, अकाउंट डेबिट, ओह सॉरी, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, इक्विपमेंट और फर्नीचर है। इक्विपमेंट, फंड, अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, फंड, अकाउंट डेबिट, टू जनरल फंड, या इसे हम कॉर्पस भी बोल सकते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख, 1,80,000 इन टोटल 5,80,000 की लायबिलिटी हमने क्लियर कर दी, ठीक है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा उसका सॉल्यूशन। बीइंग फंड रिलीज़्ड, ठीक है? ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इसमें एक और चीज़ हम थोड़ा-सा सीख लेते हैं कि बैलेंस शीट अगर हमें क्वेश्चन कह देता है बनाने के लिए, अगर इसी क्वेश्चन का तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बैलेंस शीट बनाने से पहले क्लोजिंग बैलेंसेस देख लेते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। अब हमारे पास यहाँ 3 चीज़ है, एक तो है इक्विपमेंट, एक तो है फर्नीचर, और दूसरा जो हम बाद में हमें पैसा मिल रहा था, बैंक में पैसा आ रहा था, हमने बिल्डिंग और फर्नीचर जब कंप्लीट कर लिया तो हमने पैसा पे ऑफ किया, तो बैंक की भी यहाँ पे एक एंट्री आएगी। तो ओपनिंग बैलेंस क्या था? 5 लाख, 2 लाख डैश कैश या बैंक रिसीव्ड डैश डैश, यहाँ पे हमें कितना मिला था? 7 लाख लेस यूटिलाइज्ड 4 lakhs 1,80,000 इन टोटल 5,80,000। तो अब हमारे यहाँ से निकल कर आएगा क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 और 1,20,000। ये एक तरह से हम अपना क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लिए कि बस यहाँ से हम नंबर उठाते जाएँगे और उसको पोस्ट करते जाएँगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है? यहाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स, यहाँ अमाउंट, ठीक है? अब हमारे पास क्या-क्या है? थोड़ा फिगर्स ध्यान में रखने की कोशिश आप लोग अभी से करनी शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बार-बार क्वेश्चन, बार-बार पेज पलटते रहोगे, दिक्कत होगी, तो चीज़ों को थोड़ा याद करने की भी कोशिश करना। इक्विपमेंट हमारे पास कितने का आ गया? 4 लाख का। हमारे पास फर्नीचर कितने का आ गया है? 1,80,000 का। हमारे पास बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,20,000 का। हमारे पास जनरल फंड कितना है? 5,80,000 का। हमारे पास अभी बचा हुआ इक्विपमेंट फंड कितना है? 1 लाख का। हमारे पास अभी फर्नीचर के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है? 20,000 का।
7,00,000 7,00,000 सिंपल। ये इस तरह से हम सबसे पहले अपने जर्नल एंट्रीज़ पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं, इक्विपमेंट के साथ फंड लगा दो आप, फंड, फर्नीचर, फंड। क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल लिया और बस बैलेंस शीट बनाने में सबसे ईज़ी क्या रहेगा कि जो भी हमारे क्लोजिंग फंड्स हैं, उन सबको एक साथ डाल दो, हमारा अमाउंट हमेशा ये चीज़ टैली कर जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस को इसी एक तरह के एग्ज़ाम्पल से सॉल्व करेंगे और उसके बाद उन चीज़ों को जो एडजस्टमेंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अगर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको कैसे टैकल करना है। तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो के बाद कल दूसरे एक इसका वीडियो डलेगा और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो तीसरा वीडियो डलेगा जो पार्ट 3 होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। होपफुली इन तीनों सेक्शंस में ही आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे और उसके बाद फिर जो फर्दर टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे सब्सक्रिप्शन है, इनकम एक्सपेंडिचर है, रिसीट पेमेंट एंड ऑल फिर हम उन पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।